हाय, मैं हूं मौली पाटिल। हमारे वानिकी मीन्स क्या तो फॉरेस्ट्री की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज हम ये जो हमारा क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाला है, जिसमें हम कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इसका सिलेबस क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट दूंगा, और दूसरी चीज़ कौन सी तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए जब भी आप फॉरेस्ट्री स्टडी करते हो उस वक्त, ठीक है ना। वो कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर लेंगे। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री, इसमें ये जो टर्म है कहाँ से आई, या फिर इसके बारे में इसका मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आ गया, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आज स्टडी करेंगे। और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें आज और कल। ये फर्स्ट टॉपिक फिनिश कर देंगे हम, ठीक है। आज का और कल का जो भी क्लास होगा वो वानिकी का होगा, ठीक है। यहाँ पर हम फॉरेस्ट्री स्टडी करने वाले अगले 2 दिन के लिए फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले। और दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आपने देखा सिलेबस में, नेक्स्ट स्लाइड सिलेबस के 1 मिनट, यस, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये पूरे सिलेबस में कहाँ भी आपको फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो सिलेबस में इन्होंने दिया नहीं है। बट वो बेसिक सा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस है, ठीक है। जब भी मैं क्लास लूंगा तब आपको बता दूंगा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। और हुआ तो क्या करूंगा, आप सब्सक्रिप्शन तो लिया होगा आपने, ठीक है ना, तो वहां पर मैं क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट ऐड करूंगा, उसमें डॉक्यूमेंट में कुछ एमसीक्यूज भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पर क्लास में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट ऊपर से बता दूंगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है ना। सिलेबस में दिया नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, चांसेस है, फुल चांसेस है एग्जाम में इस बार एमसीक्यूज आने के, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास को। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास का मतलब क्या, तो फॉरेस्ट्री का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम क्या करने वाले, तो फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री के बारे में स्टडी करने वाले, ठीक है। ये जो हमारा कोर्स है फॉरेस्ट्री का, मींस क्या, आपको जो भी सीजीपीएससी का जो भी एसीएफ का जो भी बैच है या फिर एक एग्जाम है 2020 का, उसमें क्या है तो 7 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। उसमें से 2 सब्जेक्ट्स जो कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इस साल नए नए क्या हो गए, उसमें ऐड हो गए उस एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो 2 सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, मींस क्या, इंग्लिश मीडियम की जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं टीचिंग करने वाला हूँ। मेरा नाम है मौली पाटिल और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, और एक्चुअली मैं पुणे का रहने वाला हूँ, ठीक है। पुणे आपको अच्छी तरह से पता होगा, हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। देखो भाई, मेरा इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट दे दिया है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्रीकल्चर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उस वक्त बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस बताना था, क्योंकि मुझे कोई पहचानता नहीं था, है ना। तो अब आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर लेता हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिलेबस अच्छी तरह से स्क्रीन पर देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स दिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये टॉपिक नहीं दिया, फिर से बोलोगे सर ये तो टॉपिक सिलेबस में है ही नहीं, तो क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी बताया क्यों ले रहा हूँ ये टॉपिक, राइट ना। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है। पहला है सिल्वीकल्चर, जिसका हम जनरल इंफॉर्मेशन स्टडी करने वाले। उसके बाद सिल्वीकल्चर सिस्टम है, सिल्वीकल्चर मैंग्रोव्स है एंड कोल्ड डेजर्ट, सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्राइबोलॉजी, फॉरेस्ट सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, environment conservation and biodiversity including pollution। इट मींस क्या, तो इन्वायरमेंट का भी 1-2 टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले। द इम्प्रूवमेंट एंड फ्यू टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, फॉरेस्ट मेजरमेंट या फिर फॉरेस्ट मेजरमेंट इन शॉर्ट, ठीक है, एंड रिमोट सेंसिंग सर्वे एंड फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इथनोबॉटनी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन। ये सारे टॉपिक हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर 1 बाय 1 स्टडी करने वाले। और हमारा जो स्टार्टिंग का जो भी टॉपिक है वो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि वो एग्जाम को आने वाला नहीं है ऐसा लगता है सिलेबस से, बट जो उसमें टर्मिनोलॉजी से और जो उसमें क्लासिफिकेशन वगैरह है, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 1-2 क्वेश्चन तो बन जाएगी उसमें से, ठीक है ना। तो इसलिए हम चांस नहीं लेना चाहते कि क्वेश्चन कहाँ से कट जाए हमारे, इसलिए क्या करेंगे, ये टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है किसका, तो फॉरेस्ट्री का। इसमें हम क्या स्टडी करने वाले, तो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री के बारे में स्टडी करने वाले, है ना। फॉरेस्ट की टाइप भी स्टडी करेंगे, अगर टाइप कल स्टडी करेंगे। आज जस्ट इंट्रो है इसलिए थोड़ा छोटा सा क्लास होगा, मे बी हाफ आवर का होगा या 40 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्लास की तरफ।
देखो भाई टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री। इसमें ये 5 चीजें यहाँ पर स्टडी करने वाले। इस टॉपिक में कौन कौन सी, पहले एक इंट्रोडक्शन और सम डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज आज हम स्टडी करने वाले, और बाकी के हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ फॉरेस्ट ये हम कल स्टडी करने वाले। ठीक है, आज का मेजर टॉपिक कौन सा है, तो डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज है ना। इंट्रोडक्शन में क्या, इंट्रोडक्शन में तो हम देखने वाले सिर्फ एक स्लाइड में खत्म हो जाएगा, बट टर्मिनोलॉजीज बहुत सारे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम कंसर्न। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यस, इंट्रोडक्शन। अब देखो भाई, जब भी फॉरेस्ट नाम आता है तो हमारे दिमाग में कुछ तो भी एक इमेज आती है। कौन सी इमेज आती है, तो बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ वीड्स हैं, बहुत सारे स्टोन है, वाटर है, बहुत सारे पंछी जानवर है, ये सब हमारे दिमाग में आ जाता है जब भी मैं फॉरेस्ट बोलता हूँ, है ना। तो फॉरेस्ट का मीनिंग क्या है हमको पता, तो यही मीनिंग है कि भाई ऐसी लैंड जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना। हमारे लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रास होता है वहां पर, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और ऐसा जो प्लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट ना। तो आगे देखते हैं। देखो भाई, जब भी फॉरेस्ट आता है ना, फॉरेस्ट का एक तो कुछ तो मीनिंग होना चाहिए, राइट ना। अभी फॉरेस्ट नाम का जो वर्ड है फॉरेस्ट, वो आया कहाँ से, तो एक लैटिन वर्ड है। लैटिन कौन सा वर्ड है, फोरिस, है ना। फोरिस का मीनिंग क्या होता है, तो आउटसाइड द विलेज बाउंड्री। इसका मतलब क्या, तो जो हमारा गांव है, गांव की जो भी सीमा होती है ना, सीमा होती है ना, सीमा के बाहर एक ऐसी लैंड होती है या फिर जमीन होती है जहां पर डिफरेंट मींस प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, वहां पर आते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जंगल तो नहीं बोलेंगे, बट उसको क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे। अब आगे बता दूंगा जंगल और फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। फिलहाल इधर ध्यान दीजिए। अब देखो भाई, यहाँ पर डेफिनेशन, इन शॉर्ट डेफिनेशन दी है, ठीक है। हेरिटेज टू मैनकाइंड एंड प्रोवाइड ऑल बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब हेरिटेज का मतलब क्या है, तो नेचर की ओर से हमको क्या है, तो ये एक विरासत में मिला हुआ एक तोहफा बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। किसकी ओर से, तो नेचर की ओर से, क्या, फॉरेस्ट, है ना, विरासत में मिला है। तो हमारे बहुत सारे बेसिक नीड्स क्या करता है, वो हमारी सेटिस्फाई करता है। जैसे कि हमारे गांव में किसी के पास अगर कम खेती होती है ना, खेती अगर कम होती है, तो वो क्या करेगा, एनिमल्स, जो भी एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, उनको संभालेगा, है ना। पोल्ट्री एनिमल्स बोलूंगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, पोल्ट्री एनिमल्स बोलूंगा, ठीक है ना, जिसमें आता है गाय भैंस आती है, वो संभालेगा। और उनको क्या करेगा, वो उनको चारा खिलाने को कहां पर लेके जाएगा, तो फॉरेस्ट में लेके जाएगा, जहां पर उसे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि फॉरेस्ट पर सबका अधिकार होता है। बट अधिकार कब तक, उसको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। वहां पर आप आपके जानवर लेकर जा सकते हो, है ना, एनिमल्स लेकर जा सकते हो, वहां पर उनको चरा सकते हो, ठीक है ना। बट वहां की प्रॉपर्टी आप उठा के ला नहीं सकते, है ना। तो वहां पर वो जाके क्या कर सकता है, चढ़ा सकता है वहां पर, है ना। तो इसका मतलब क्या, तो हमारी जो डेली नीड्स है ना, बहुत सारी ऐसी नीड्स होती है, हमारी जरूरतें होती है, जो कि पूरी करता है कौन, फॉरेस्ट पूरी करता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मैंने ऑलरेडी बताया था कि लैटिन वर्ड है कौन सा, फॉरेस्ट, और वहां से ये जो फॉरेस्ट नाम का वर्ड है उसका ओरिजिन हुआ है, वहां से ये वर्ड आया है, ठीक है। तो फॉरेस्ट का मीनिंग मैंने बताया था, आउटसाइड द विलेज बाउंड्री, मीन्स क्या, तो ऐसी जगह जो कि विलेज बाउंड्री से बाहर है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो फॉरेस्ट बोलते हैं। और इस फॉरेस्ट वर्ड से ही हमारा जो फॉरेस्ट नाम का जो वर्ड है वो आया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, फॉरेस्ट कवर विद ट्री, श्रब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस। देखो भाई, फॉरेस्ट में एक सिर्फ पेड़ ही नहीं होते, है ना, अलग अलग साइज के पेड़ होते हैं, कुछ छोटे पेड़ होते हैं, कुछ बड़े पेड़ होते हैं, कुछ मीडियम पेड़ होते हैं। अब पेड़ ही नहीं होते तो दूसरा कौन सा, तो ग्रासेस भी होते हैं ना, अलग अलग ग्रासेस भी होते हैं। वहां से नहीं तो बाम्बू, ये भी होता है ना। तो इसका मतलब क्या, तो अलग अलग वहां पर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, अलग अलग ट्रीज होती है। उसके बाद श्रब्स होता है, हर्ब्स होता है और ग्रासेस होता है। ये 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको फॉरेस्ट में दिखने को मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉरेस्ट कवर विद, ये हो गया, फॉरेस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव रिसोर्स मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। देखो भाई, जो फॉरेस्ट है उसे हम किस नजरिए से देखते हैं, तो प्रोडक्टिव रिसोर्स, इसका मतलब क्या, उत्पादन का की एक सोर्स, है ना, उत्पादन सोर्स की नजरिए से हम वहां पर देखते हैं। कैसे, तो अगर आपको एक
विलेज एरिया की बात बता था, ठीक है। आप आज भी अगर विलेज एरिया में आप जाओगे तो बहुत सारे घरों में आज भी एलपीजी गैस है क्या? नहीं है। मोदी जी ने अवेलेबल करके दिया है बट सबको अवेलेबल नहीं हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं, एलपीजी तो नहीं है तो क्या करेंगे, वो जो भी जंगल से या फिर आप बोलोगे फॉरेस्ट से लाया हुआ लकड़ी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल वुड बोलते हैं, ठीक है ना, फ्यूल वुड है ना, लकड़ी जलाने की लकड़ी, उसका ही यूज करके क्या करते हैं वो घर को जो भी उनको खाना है वो पकाते हैं, राइट ना। तो ये क्या है, तो एक डेली नीड हमारे ये करते इस क्या करते हैं तो फुलफिल करते हैं। इसलिए हम फॉरेस्ट की तरफ क्या बोल के देखते हैं, तो एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है। प्रोडक्टिव रिसोर्स कैसे, क्या, ये तो हो गया फ्यूल वुड, इसको छोड़ के दूसरा वुड कौन सा, तो हम जो बिल्डिंग में वगैरह यूज करते हैं क्या, तो अलग अलग फर्नीचर के जो होते हैं, दरवाजा होता है, खिड़कियां होती है, वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसका यूज करते हैं ना। तो अब वुड का दो यूजेस हमने देखे, एक तो फ्यूल वुड, इसका मतलब क्या, तो जलाने की लकड़ी। दूसरी कौन सी, टिम्बर बोल सकते हैं, जो कि हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं उस वक्त क्या, तो अलग अलग ऐसे क्या बनाते हैं, तो चीजें बनाते हैं, किसका यूज करके, तो वुड का यूज करके। वो भी एक क्या है, उसका यूज है। वहां से नहीं तो अलग अलग फल ला सकते हैं वहां से हम, फॉरेस्ट में से, है ना। वहां से नहीं तो और कौन सी चीज, तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है ना, मेडिसिनल यूज है उसका, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है बहुत सारे। आयुर्वेदिक जितने भी औषध होते हैं, है ना, वो सब कहाँ से बनते हैं, तो जो फॉरेस्ट में जो भी अलग अलग वनस्पतियां मिलती है उससे ही बनता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये है उसके यूजेस। और एक चीज आपको पता होगी अच्छी तरह से कि वो क्या बोल सकते हैं उसको, गम, राइट ना, गम, गोंद है ना, हिंदी में गोंद बोलते हैं, ठीक है ना। वो भी कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट में से मिलती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो भाई, फॉरेस्ट को ट्रीट क्या किया जाता है, तो प्रोडक्टिव रिसोर्स बोलता है, जिसमें से टिम्बर मिलता है। टिम्बर का मतलब क्या, तो लकड़ी मिलती है, और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कि फॉरेस्ट में से आपको डायरेक्टली मिलते हैं। जैसे कि मैंने आगे बोला था क्या, तो क्या अभी बोला था आपको, गोंद बोला था, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, ओके, शिफ्ट करते हैं, ठीक है। Forests are treated as productive resource mainly for the production of timber and other products, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। देखो भाई, ये तो था फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट हमने देखा कहाँ से आया, इसमें सबसे बड़ी बात या फिर इम्पोर्टेंट बात एक ये कि फॉरेस्ट कौन सी लैंग्वेज में या फिर कौन सी भाषा से हमारे यहाँ आया है या फिर उत्पन्न हुआ है। तो फॉरेस्ट ये जो नाम है वो कहाँ से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है, ठीक है। और फॉरेस्ट की मीनिंग क्या होती है, तो ऐसे लैंड या फिर ऐसी भूमि जो कि हमारा जो गांव है, गांव के सीमा के बाहर होती है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, तो फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो भाई, फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है ना। फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री इज अ साइंस व्हिच डील्स विद, ठीक है, ये एक साइंस है। फॉरेस्ट्री क्या है, एक साइंस है जिसमें कौन कौन सी बातें आती है, तो एस्टेब्लिशमेंट, फॉरेस्ट का एस्टेब्लिशमेंट, फॉरेस्ट एस्टेब्लिश करना या फिर है उसको अच्छा करना, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी चीज आती है मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना, उसको अच्छी तरह से संभालना, है ना, ये दूसरी चीज आती है। तीसरी कौन थी, यूटिलाइजेशन। अब भाई हम उसको संभाल रहे हैं, राइट ना, संभाल रहे हैं तो सिर्फ संभालेंगे क्या, नहीं, उसमें से कुछ नहीं तो कुछ हम भी क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, राइट। तो ये तीन चीजें जहां पर होती है, जिस साइंस में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो फॉरेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, अब कुछ डेफिनेशंस है और कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, तो फॉरेस्ट का मीनिंग देखेंगे, फॉरेस्ट की डेफिनेशन देखेंगे। देखो भाई, फॉरेस्ट की डेफिनेशन जब भी देख रहे हो उस वक्त आपको तीन जो वर्ड्स है, वो 3 वर्ड्स आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने। फर्स्ट वर्ड कौन सा, तो अनकल्टिवेटेड लैंड। कल्टिवेटेड लैंड का मतलब क्या होता है, जो हम अनाज बोने के लिए या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन या फिर कोई भी अगर क्रॉप लगाना है, उसके लिए जो भी लैंड होती है, जमीन होती है, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट टिलेज ऑपरेशंस कंडक्ट करके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो कल्टिवेटेड लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्टिवेटेड लैंड। और अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब क्या होता है, जिसको हमने क्या नहीं किए, जिस पर हमने टिलेज ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किए, उसको हम क्या बोलेंगे, अनकल्टिवेटेड लैंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, फॉरेस्ट मींस व्हाट, अनकल्टिवेटेड लैंड। अब सेकंड वर्ड कौन सा आता है, तो नेचुरल वेजिटेशन। जहां पर वो जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, वहां पर जितने भी हरियाली है या फिर जितने भी क्रॉप्स है, ठीक है ना, या फिर स्टोन पड़े हुए हैं,
वो सब किसी ने बनाया है क्या? वो नेचुरली बन गया है, ठीक है ना, नेचुरली बना हुआ होता है। एक चीज हो गई, वो हो गई कौन सी? अनकल्टिवेटेड लैंड। दूसरी चीज हो गई जो कि नेचुरली बना हुआ होता है। और थर्ड वन कौन सी? तो क्लोज्ड कैनोपी। अब क्लोज्ड कैनोपी कैसी होगी? तो कंप्लीटली क्लोज्ड होगी या फिर पार्शियली क्लोज्ड होगी। अब कैनोपी का मतलब क्या होता है? आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखता होगा कि कैनोपी का मतलब क्या होता है। देखो भाई, जब भी आप फॉरेस्ट पर, समझ लो कि भाई तो आप क्या कर रहे हो, तो हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, ठीक है, हेलीकॉप्टर से जा रहे हो और नीचे क्या है? फॉरेस्ट है, ठीक है ना, फॉरेस्ट है। अब हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो ऊपर से क्या करोगे आप? नीचे जो फॉरेस्ट है उसका फोटो निकालोगे, ठीक है ना। और जब फोटो निकालोगे उस वक्त उस फोटो में आपको क्या दिखेगा? ऐसा खड़ा पेड़ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। पेड़ का जो ऊपर का भाग है वो दिखेगा, राइट ना। अब एक पेड़ का दिख रहा है, दूसरे पेड़ का भी दिख रहा है, बट दो पेड़ के बीच में अगर कोई डिस्टेंस होता है और उस डिस्टेंस में से अगर आपको उनके नीचे की अगर जमीन दिखती है या फिर लैंड दिखती है तो उससे क्या बोलते हैं? कैनोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनोपी। जो उसमें जो डिस्टेंस है, दो प्लांट्स में डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है? तो नीचे की लैंड दिखती है तो उसे ही बोलते हैं कैनोपी बोलते हैं, ठीक है ना। जितनी ज्यादा कैनोपी उतना डेंस फॉरेस्ट, ठीक है ना। जितनी ज्यादा कैनोपी परसेंटेज उतना ही डेंस फॉरेस्ट बोला जा सकता है, ठीक है। आप देखते हैं वन बाय वन कैनोपी के बेसिस पर कुछ क्लासिफिकेशन किया है फॉरेस्ट का, वो देखते हैं। अब देखो भाई, फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन कौन सा है? तो ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा फॉरेस्ट जिसमें कैनोपी परसेंटेज जो है ना, कैनोपी परसेंटेज कितना होता है? 10 से लेकर तो 40% तक, है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो जो प्लांट्स होते हैं, अलग अलग ट्रीज होती है, वो बहुत दूर दूर होती है एक दूसरे से। इसका मतलब क्या? सॉरी, दो प्लांट है, ठीक है ना, उस फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट है वो हर एक प्लांट एक दूसरे से क्या है? तो बहुत ज्यादा दूरी पर है, उसे क्या बोलेंगे हम? ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें जो कैनोपी परसेंटेज आता है वो कितना आता है? तो 10 से लेकर 40% तक आता है। अब दूसरा टाइप कौन सा है? तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो उतना ज्यादा नहीं, उतना ज्यादा दूर दूर नहीं होते इसमें ट्रीज, तो थोड़ा बहुत नजदीक होते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, ठीक है, मीडियम। तो इसमें जो कैनोपी परसेंटेज होता है वो कितना होता है? तो 40 to 70%। और लास्ट जो है, लास्ट कौन सा है? तो वेरी क्लोज फॉरेस्ट। वेरी क्लोज फॉरेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी ट्रीज होती है वो इतने नजदीक होती है कि ऊपर से बहुत कम ऐसा जो सॉइल का एरिया फिर अर्थ का एरिया दिखता है, राइट ना। तो सबसे ज्यादा एरिया या फिर सबसे ज्यादा सॉइल कहां से दिखती है? कौन से टाइप में दिखती है? तो ओपन फॉरेस्ट में दिखती है। उसके बाद उससे कम किस में दिखती है? तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में दिखती है। और सबसे कम कहां पर दिखती है? तो वेरी क्लोज फॉरेस्ट में दिखती है, ठीक है। चलिए आगे की स्लाइड पर चलते हैं। ओके, अब देखते हैं एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर and or other forest products or maintained under woody vegetation for certain indirect benefit which it provides, example climate or protective क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव कुछ फंक्शंस है, वो भी क्या करता है? फॉरेस्ट कंडक्ट करता है। देखो भाई, एक BCFT ने एक एग्जांपल, एक डेफिनेशन दी है कि फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जो कि टिम्बर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। टिम्बर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या? तो वुड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो उस एरिया में क्या, और दूसरी चीजें कौन सी दी है? तो अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। दो चीजें, एक तो टिम्बर प्रोडक्शन या फिर अदर जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो, ठीक है, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। आपको पता है अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं, ठीक है। ये तो हम कल फिर से देखने वाले जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में सब ये स्टडी करने वाले, फिर भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हम फ्रूट लेते हैं, है ना, फॉरेस्ट में से फ्रूट लेते हैं, वहां से नहीं तो हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ग्रास लेते हैं, है ना, एज अ फॉडर बोल के। इसको छोड़ के और कौन कौन सी चीजें आती है? तो आपको बोला थोड़ी देर पहले गम, है ना। गम भी हमको कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट में से मिलता है। अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि रबर प्लांट, जहाँ से आपको रबर मिलता है, ये भी कहाँ से मिलता है? आपको फॉरेस्ट में से मिलता है, राइट ना। वैसा ही नहीं तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं,
वो भी कहाँ से मिलते हैं आपको, फॉरेस्ट में से मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और टिम्बर, ये दो चीजें हमको कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट में से मिलती है। आगे चलते हैं, ओके। और मेंटेन्ड अंडर वुडी वेजिटेशन फॉर सर्टेन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। देखो भाई बेनिफिट कौन कौन से, पहले देखा हमने क्या है, टिम्बर, उसके बाद देखा कुछ अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको कहां से, फॉरेस्ट में से। और अब देखेंगे इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या आते हैं उसमें, तो जो कि हमको नहीं समझ में आते बट वो काम करते हैं। कौन कौन सी, एक तो क्लाइमेट को क्या करते हो, क्लीन रखते हैं, क्लाइमेट को क्या करते हैं, क्लीन रखते हैं, और हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। तुम बोलोगे सर एक्चुअली फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ऐसे मींस जानवर होते हैं जो अटैक करते हैं, राइट ना। वो तो हर चीज को क्या होता है, एक क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट तो साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ, आप जो मेडिसिन खाते हो उसको भी कुछ कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो वैसे ही फॉरेस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है। कहाँ से प्रोटेक्ट करता है, समझो आप जहाँ पर रहते हो वहां पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। उस इंडस्ट्री में से जो भी धूल निकलता है वो सब आपके विलेज में आता है, ठीक है, या फिर इधर उधर क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे क्या करते हैं, तो फूड बनाते हैं या फिर ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, जितना ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट ना। तो दो चीजें करते हैं, एक चीज कौन सी, तो क्लाइमेट क्लीन रखते हैं, और दूसरी कौन सी, तो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट ना। तो बहुत सारी चीजें सीखी हमने इस डेफिनेशन में से। तो फॉरेस्ट कौन कौन से, एक तो टिम्बरवुड देता है आपको, अदर प्रोडक्ट्स देता है, और तीसरी चीज कौन सी, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स देता है। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में कौन सा, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है या फिर क्लाइमेट है उसे क्या करता है, वो क्लीन रखता है, और दूसरी चीज कौन सी, तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके। आप देखते हैं फॉरेस्ट की लीगल डेफिनेशन क्या है। लीगल डेफिनेशन आप देखते हैं, एनी लैंड एरिया डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट और लोकल लॉ। देखो भाई, कोई भी एक लैंड एरिया जो कि डिक्लेयर किया जाता है, क्या बोल के, तो ये फॉरेस्ट है। अब किसकी ओर से डिक्लेयर किया जाता है, तो उसे आप बोलते हैं ट्राइबल काउंसिल की ओर से मींस अनाउंस किया जाता है। और ट्राइबल काउंसिल कौन कौन सी, तो एक है स्टेट, दूसरा है लोकल, और तीसरा कौन सा, तो सेंट्रल। इन तीनों में से किसी ने भी अगर बोला कि भाई ये जो एरिया है यहां से वहां तक, ये सब एरिया किस में आता है, तो फॉरेस्ट के अंडर आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं टेक्निकल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन में क्या है, तो एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और टू गेट अदर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम इट। देखो भाई, टेक्निकल डेफिनेशन में उन्होंने क्या बताया, तो प्रोटेक्शन किया जाता है। किसका प्रोटेक्शन किया जाता है, तो टिम्बर का, वुड का, है ना। और दूसरी चीज क्या बताइए, तो उसमें से क्या मिलता है आपको, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। ये दोनों चीजें हमने स्टडी की है, राइट ना। सिर्फ इसमें क्या बताया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर टिम्बर का प्रोटेक्शन किया जाता है ना। तो आगे देखते हैं, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन में अगर पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि फॉरेस्ट क्या है, तो लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, आउटसाइड द विलेज बाउंड्री। और उसके बाद आता है सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी, जो कि मे भी आप में से किसी को कंफ्यूज करती होगी। सर फॉरेस्ट के बारे में आपने बताया, बट अभी तक आपने बताया नहीं कि ये जो जंगल है, जंगल का क्या है ना, जंगल का क्या, जंगल कहाँ से आया ये वर्ड, जंगल का मीनिंग क्या है, राइट ना। अब बताता हूँ जंगल क्या है। तो जंगल एंड फॉरेस्ट ये दो वर्ड है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो भाई जो भी मैनमेड फॉरेस्ट होता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट हम किसी भी फॉरेस्ट को फॉरेस्ट बोल सकते हैं, बट मैनमेड भी हो सकता है उसमें। बट जंगल जब बोलते हो ना, जंगल का मतलब क्या होता है, तो जंगल उसको बोलते हैं जो कि नेचुरली आया है। इन शॉर्ट आपको बताओ, तो नेचुरल फॉरेस्ट जो होता है उसको हम जंगल बोल सकते हैं, बट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को हम जंगल नहीं बोल सकते, ठीक है। अब फॉरेस्ट उसको भी बोल सकते हैं जहां पर बहुत कम पेड़ होते हैं या फिर
बहुत कम ट्रीज होती है जहां पर एनिमल्स नहीं होते, जहां पर बर्ड्स नहीं होते, सिर्फ वहां पर क्या आते हैं तो ट्रीज आती है, अलग अलग क्या बोल सकते हैं ग्रासेस आते हैं, उसको भी हम जंगल बोल सकते हैं, सॉरी फॉरेस्ट बोल सकते हैं। बट आपको अगर जंगल बोलना है तो जंगल में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी? एक तो वहां पर बहुत सारी ट्रीज होनी चाहिए, ऑल टाइप्स ऑफ ट्री होनी चाहिए, ठीक है ना, सब लेवल की ट्री होनी चाहिए, सबसे छोटी, बड़ी, मीडियम, ग्रासेस होनी चाहिए, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल भी होने चाहिए और बर्ड्स भी होनी चाहिए, उसको हम जंगल बोल सकते हैं। ये डिफरेंस है। नेचुरल जो भी फॉरेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जंगल। और जो फॉरेस्ट जो कि नेचुरली बनता है या फिर आर्टिफिशियली बनाया जाता है उसे हम फॉरेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। और ये जो फॉरेस्ट टर्म है, ये फॉरेस्ट टर्म क्या हुआ था, फॉरेस्ट टर्म कहां से आ गई, ये भी सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक जमाना था जब क्या करते थे, जो बड़े लोग या फिर राजा लोग होते थे, ठीक है ना, किंग, तो वो क्या करते थे, जहां पर रहते थे वो, जिस एरिया पर उनका शासन रहता था, वहां पर सबसे बीच में उनका क्या होता था? किला होता था, है ना, फोर्ट। आप तो समझ रहे हो ना, फोर्ट होता था। उसके साइड में, पूरी साइड में क्या होता था, तो उनके जो भी गांव के लोग होते थे, ठीक है ना, उनके घर होते थे, घर ही नहीं तो उनकी खेती होती थी, तो वो खेती करते थे वहां पर। और उसके बाहर, इसका मतलब क्या, वो जो बाउंड्री है उसकी विलेज की, उस विलेज की बाउंड्री के बाहर क्या होता था, तो वो पेड़ लगाते थे एज अ प्रोटेक्शन बोल के, है ना। पेड़ क्यों लगाते थे? तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, किससे? एनिमी से और अदर एनिमल्स से, ठीक है। तो वो जो ट्री लगाने की सिस्टम थी, उस सिस्टम को वो कुछ एक नाम से बोला करते थे, वो नाम क्या था? तो फॉरेस्ट था। वहां से फॉरेस्ट का जन्म हुआ, फॉरेस्ट इस वर्ड का वहां से जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। यस, फॉरेस्ट्री को तो हमने अच्छी तरह से स्टडी किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हर्ब। हर्ब क्या होता है, ठीक है। हर्ब इज डिफाइंड एज प्लांट whose stem is always green, tender and high, is usually not more than 1 meter। देखो भाई, ऐसा प्लांट जिसकी हाइट होती है ना, हाइट वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। इसका मतलब क्या? 3 फीट से ज्यादा होती नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, उसका जो स्टेम होता है, वो स्टेम क्या रहता है? हमेशा कैसा रहता है? ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? हर्ब बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे श्रब। अब हर्ब में क्या था? तो जो स्टेम था वो वुडी नहीं था। जैसे कि हरियाली आपको अच्छी तरह से पता होगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं साइनाडॉन डेक्टिलॉन, ठीक है ना। बॉटनिकल नेम है उसका साइनाडॉन डेक्टिलॉन। तो वो आपको अच्छी तरह से पता होगा। उसके जो ये होते हैं, स्टॉक होता है उसका, या फिर उसे क्या बोलेंगे, तो एक मिनट, स्टेम होता है। वो जो स्टेम होता है उसका, तो ऑलवेज क्या होता है? ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है ना। तो श्रब और हर्ब में क्या है? यही एक डिफरेंस है। हर्ब का क्या? तो स्टेम ऑलवेज ग्रीन होता है, और जो श्रब होता है, श्रब का क्या है? तो श्रब में जो भी स्टेम है वो वुडी टाइप होता है ना, लकड़ी की तरह होता है। आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पेरिनियल हर्ब इन इट्स persistent and woody stem and less definitely from a tree in its low status and its habitat of branching from the base। देखो भाई, ये जो श्रब है, श्रब को हर्ब से अलग कैसे करता है? श्रब अलग क्यों है? तो श्रब में दो चीजें, एक तो स्टेम है जो वो वुडी होता है, और दूसरी चीज इसमें जो लीव्स आते हैं तो इसको ब्रांचेस आती है ना, ब्रांचेस आती है। हर्ब को ब्रांचेस नहीं आती, सीधा स्टेम से क्या होते हैं? लीव्स निकलते हैं, ठीक है ना, लीव्स निकलते हैं। और यहाँ पर किसमें? श्रब्स में एक तो वुडी स्टेम होता है और उसको ब्रांचेस आते हैं, ठीक है ना। यही डिफरेंस है दोनों में। और एक डिफरेंस है कौन सा? तो हर्ब जो होते हैं वो पेरेनियल नहीं है, ठीक है, और जो श्रब्स होते हैं वो पेरेनियल होते हैं। अब पेरेनियल कंसेप्ट में एक बार समझा के बताता हूं आपको। जो भी जो क्रॉप्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट होती है, कितनी? 1 साल में कंप्लीट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो एनुअल बोलते हैं। एनुअल प्लांट बोलो या फिर एनुअल क्रॉप बोलो, ठीक है। जब आप एग्रोनॉमी में आओगे तो वहां पर क्रॉप बोलो, जब फॉरेस्ट में आओगे वहां पर प्लांट बोलो, एनुअल प्लांट, ठीक है ना, या फिर एनुअल ट्री। वहां से नहीं तो कोई ट्रीज ऐसी होती है तो 1 या 2 सीजन चलती है। सीजन हमारे इंडिया में बेसिक सीजन कितने? 3 सीजन
है ना। 3 सीजन में हम प्रोडक्शन डिफरेंट क्रॉप्स का लेते हैं। तो सीजनल ट्री भी हो सकती है, बाई सीजनल ट्री हो सकती है, एनुअल ट्री हो सकती है, बाइनियल हो सकती है, पेरिनियल हो सकती है। टोटल 5 टाइप्स। कौन सी? एक तो सीजनल का मतलब क्या, एक ही सीजन में आती है। एक तो कौन सा, समर में आएगी, विंटर में आएगी या फिर मानसून में आएगी। तो ये उस जो भी 4 महीने का जो एक सीजन होता है उसमें वो क्या करेगी, पूरा लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट कर लेगी। उसे क्या बोलते हैं, सीजनल बोलते हैं, ठीक है ना। बाइनियल का मतलब क्या होता है, बाइनियल का मतलब होता है 2 सीजन में वो क्रॉप क्या करता है, तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब सीजनल का अगर एग्जांपल दूं ना क्रॉप में, तो वो होता है सोयाबीन। सोयाबीन क्या करता है, 4 मंथ में या फिर 5 मंथ में क्या करता है, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है। और वही आप कहां पर आते हो, कॉटन में आते हो। तो कॉटन की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए उसको 2 सीजन लगते हैं, नियर अबाउट 8 to 10 मंथ्स लगते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 एग्जांपल। उसके बाद क्या, एनुअल आता है। एनुअल में क्या आएगा, तो एनुअल में बहुत सारे क्रॉप्स हैं, जिसमें क्या आता है, तो आप किसको ले सकते हैं, तो शुगर केन को ले सकते हैं, ठीक है। उसकी लाइफ साइकिल क्या है, तो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है, राइट ना। उसके बाद एक हो गया एनुअल, 3 टाइप्स हो गए। एक हो गया सीजनल, उसके बाद क्या हो गया, एनुअल। आप देखेंगे क्या, तो बाइनियल, ठीक है। बाइनियल का मतलब क्या होता है, तो 2 साल चलने वाला क्रॉप, कोई भी हो सकता है 2 साल चलने वाला। जैसे कि ओनियन, अगर आप ओनियन का प्रोडक्शन ले रहे हो, किसके लिए, तो सीड प्रोडक्शन के लिए, तो वो कितने साल चलेगा, तो 2 साल चलेगा, ठीक है ना, बाइनियल है। उसके बाद आता है पेरिनियल, जो कि अब हम देख रहे हैं। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, तो वो जो क्रॉप या फिर प्लांट होगा या फिर ट्री होगी, जो कि उसकी लाइफ साइकिल क्या करेगी, 2 या 2 से अधिक साल में कंप्लीट करेगी। 2 से अधिक साल में कंप्लीट करेगी। जो 2 साल में कंप्लीट करता है उसको तो हम बाइनियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो पेरिनियल का मतलब क्या होता है, तो ऐसा क्रॉप या फिर ऐसा प्लांट जो कि उसकी लाइफ साइकिल 2 साल से अधिक साल में क्या करता है, वो कंप्लीट कर लेता है, उनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। श्रब सामने देखा, राइट, ओके। अब देखते हैं ट्रीज, है ना। ट्रीज का मतलब क्या, जो हम बाहर पेड़ देखते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं, राइट, ओके। अ लार्ज वुडी पेरिनियल प्लांट हैविंग सिंगल वेल डिफाइंड स्टेम, बोल और ट्रंक एंड मोर और लेस डिफाइंड क्राउन। देखो भाई, ट्री का मतलब क्या होता है। अब ट्री का मतलब समझने के लिए बोतल का यूज करता हूं, ठीक है, अच्छी बात है, मिल गई। देखो ये ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री में क्या होता है, पहली बात तो एक वुडी, ए लार्ज वुडी पेरिनियल प्लांट हैविंग सिंगल वेल डिफाइंड स्टेम। देखो भाई, प्लांट में क्या होता है, तो जब उसकी हाइट शुरू होती है, जब वो उगता है, सॉइल में से बाहर आता है, तो उसका जो स्टेम होता है, वही स्टेम क्या होता है, ऊपर बढ़ता जाता है ना। ऊपर क्या होता है, बढ़ता जाता है, राइट ना। तो वो सिंगल स्टेम होता है। उसके बाद क्या होता है, तो स्टेम के ऊपर कुछ हद तक क्या होता है, तो पेड़ को उस जो पत्ते होते हैं या फिर ब्रांचेस होते हैं, वो नहीं होते, कुछ हाइट पे जाकर क्या होते हैं, उसे पत्ते या फिर ब्रांचेस लगना शुरू होते हैं। इसका मतलब क्या, यहां से क्या हो जाते हैं, पत्ते या फिर ब्रांचेस लगने को शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं हम, ट्री। ट्री में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या, तो उसको एक स्टेम होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या, तो उसको क्या होना चाहिए, क्राउन होना चाहिए। अब क्राउन की मीनिंग क्या होती है, तो कोई भी प्लांट में या फिर कोई भी ट्री में जहां से उसे पत्ते या फिर ब्रांचेस लगना शुरू हो जाती है, वहां से लेकर तो उसका सबसे ऊपर का जो भाग है वहां तक, ये पूरा जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। आपको स्क्रीन में दिखता होगा, मैं एक नई डायग्राम यहाँ पर अटैच कर दी है, राइट ना। तो उसे ही क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, ओके ना। आगे चलते हैं। अब देखो क्राउन का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बताया, द अपर ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द पोल। देखो भाई, पोल के ऊपर का जो भी ब्रांची पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्राउन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हम मेजरमेंट करते हैं कि भाई क्राउन कहां से शुरू हुआ था, यहां से शुरू होता है ना। यहां से ब्रांचेस शुरू हो गई थी, नीचे से हो गई थी क्या, नहीं, यहां से हो गई थी, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गई, उसकी लेंथ हो गई। क्या हो गई, यहां से यहां तक ये हो गई लेंथ। और यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक ये क्या हो गई, उसकी ब्रीड या फिर उसे क्या बोलते हैं, विड्थ, ठीक है ना।
तो ये जो मेजरमेंट है इसे क्या बोलते हैं, तो क्राउन डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं स्टेम का मतलब क्या होता है। स्टेम का मतलब क्या होता है, जब भी क्रॉप उगता है या फिर कोई भी प्लांट उगता है उस वक्त यहां से जो भी निकलता है, जमीन में से जो भी निकलता है वो आगे बढ़ता जाता है, वो जो भी होता है ना उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेम। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्लांट फ्रॉम विच बर्ड एंड शूट्स आर डेवलप्ड। देखो भाई, जब भी कोई भी प्लांट जमीन के बाहर या फिर अर्थ के बाहर निकलता है उस वक्त उसको किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है, लीव्स नहीं होते या फिर लीफ नहीं होते या फिर ब्रांचेस नहीं होते। तो उस वक्त सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक सीधी सी काड़ी टाइप क्या आता है, ऊपर आ जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और वही क्या होता है, आगे चल के डेवलप हो जाता है, उसको क्या होते हैं, लीव्स आ जाते हैं, लीफ आ जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम में क्या हो जाती है, ब्रांचेस आना शुरू हो जाते हैं। कहां से, तो उस पर क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स के लिए भी यहाँ पर मैंने डायग्राम दिया है, ठीक है ना, जिसमें मैंने शुगर केन का यहाँ पर डायग्राम दिया है, ठीक है ना, वहां पर आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टेम आपको समझ में आ गया। स्टेम का मतलब क्या होता है, कोई भी पेड़ जब हम उसकी स्विंग करते हैं, उसके बीच बोते हैं, उस वक्त उसका सबसे पहले जो भी पार्ट ऊपर आता है, सॉइल के ऊपर आता है, वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। और वही प्रिंसिपल एक्सिस आगे जाके क्या करता है, लीव्स या ब्रांचेस तैयार करता है। तो उस प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं बोल का मतलब क्या होता है। Only lower part of the stem up to a point where the main branches are given off। देखो भाई, ये है प्लांट और यहां से स्टेम शुरू हो जाता है, यहां से स्टेम शुरू हो जाता है और अंत कहां तक होता है, तो यहां पर वो लास्ट पॉइंट है, यहां पर अंत होता है, ठीक है ना। यहां से शुरुआत, यहां पे अंत। तो देखो ब्रांचेस या फिर लीव्स कहां से शुरू हो गई, यहां से लीफ या फिर ब्रांचेस यहां से शुरू हो गए थे लगना, ठीक है ना। तो यहां से तो यहां तक का जो पार्ट है, ये जहां पर ब्रांचेस नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, तो बोल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो भाई, उसके बाद बोलते हैं क्लीन बोल। क्लीन बोल का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी भी प्रकार की ब्रांचेस नहीं होती है, ठीक है। और द पार्ट ऑफ द बोल दैट इज फ्री ऑफ ब्रांचेस, किसी भी प्रकार की ब्रांचेस नहीं होती है, ठीक है। डायग्राम में इसको अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से बता दूंगा। देखो भाई, इसके पहले मैंने बताया था बोल का मीनिंग। बोल का मीनिंग का मतलब क्या होता है, जहां तक लीव्स नहीं आते वहां तक का पार्ट, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या, क्लीन बोल का मतलब क्या है, वहां पर किसी भी प्रकार की ब्रांचेस आई नहीं थी या फिर नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, क्लीन बॉल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब देखते हैं पोल। A young tree from the time when the lower branches begins to fall of the time when the rate of height growth begins to slow down and crown expansion become marked। देखो भाई, जब भी कोई प्लांट की जो भी ब्रांचेस होती है ना, ब्रांचेस होती है, ये समझ लो यहाँ से ब्रांचेस लगना शुरू हो गई थी, बट कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, ये ब्रांचेस गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जो गिरना शुरू हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो पोल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होती है, उसकी ब्रांचेस गिरना शुरू हो जाती है, उसको। आगे देखते हैं, सीडलिंग और सैपलिंग। सीडलिंग और सैपलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, कंफ्यूजिंग भी है, सीडलिंग का मतलब क्या होता है और सैपलिंग का मतलब क्या होता है, ये यहां पर मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब सीडलिंग का मतलब क्या होता है, सीडलिंग इज अ प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड टिल इट अटेन अ हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। देखो भाई, ऐसा प्लांट जिसको हमने सीड लगाकर क्या किया था, बनाया था या फिर उगाया था, कहां तक, तो 1 मीटर की हाइट होने तक, राइट ना, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीडलिंग बोलेंगे। अब सैपलिंग का मतलब क्या होता है, सैपलिंग की भी डेफिनेशन नियर अबाउट सेम है, सिर्फ कुछ चेंजेस है। देखते हैं कौन से। A young tree from the time when it reaches about 1 मीटर मीन्स क्या, 3 फीट तक जब जाती है कोई प्लांट या फिर कोई क्रॉप, उसके बाद क्या हो जाती है, तो उसके जो भी लोअर ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, समझ लो ये एक क्रॉप है, मैंने इसे बोया था या फिर इसकी सीड यहाँ पर इस सॉइल में डाली थी,
वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइट कहां तक बढ़ेगी, तो 1 मीटर तक। इसका मतलब क्या, तो 3 फीट तक ये क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब 3 फीट तक बढ़ेगी उसके बाद क्या होगा, इसके जो लोअर ब्रांचेस है वो क्या हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। जब ये गिरना शुरू हो जाएगी तो इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, तो सैपलिंग बोलेंगे। समझ में आ गई सब कंसेप्ट? ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम देखने वाले क्लासिफिकेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल किए, राइट ना। नेक्स्ट क्लास जो भी आएगा कल का, उसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।